बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 10 में इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और डिफरेंट टर्म विच करेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुख्तलिफ जो खसूसियात हैं वो, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो जो है हम डिफ़ाइन करेंगे और साथ में हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक जो है पहला क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम शॉर्ट फॉर्म। A body executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed position। यानी कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म कर रही है तो वो वाइब्रेट करेगी किसी एक मीन पोजीशन के आगे और पीछे। यानी कि आगे और पीछे जो है वो एक ही फिक्स पॉइंट उसका होगा जिसके वो आगे और पीछे जो है वो हरकत करेगी। ये उसकी एक खसूसियत है, ये इसकी एक करैक्टरिस्टिक है। दूसरा जो है, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। जो उसकी एक्सेलरेशन है, क्योंकि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जो उसकी एक्सेलरेशन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगी। यानी कि उस पोजीशन की तरफ होगी जहां से हमने उस बॉडी को जो है वो डिस्प्लेस किया है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी कि जो एक्सेलरेशन की मिकदार है वो मीन पोजीशन, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा उस पे जो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगी, और दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगी। क्योंकि मीन पोजीशन से जब हम बॉडी को लेके जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ तो उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है, यानी कि चेंज होती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सट्रीम पोजीशन पे बिल्कुल मैक्सिमम चेंज उसमें आ जाता है, वो ज़ीरो हो जाती है। इस वजह से उसकी जो उसका जो एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे वो ज़ीरो होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये भी पढ़ चुके हैं कि जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जितना मीन पोजीशन से बॉडी को ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो उतना ही उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा वो जो ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उस पर एक्ट करेगा। तो ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जो ज़्यादा नेट फोर्स है वो एक्ट करेगी। ज़्यादा नेट फोर्स का मतलब ये है कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो नेट फोर्स में मास जो है वो कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है। तो अगर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जितना हम ज़्यादा लेके जाएंगे तो नेट फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी। इसका मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगी और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो। और उसकी जो वेलोसिटी है, इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके जाते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके बॉडी रुक जाता है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा जब रिस्टोरिंग फोर्स उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आता है तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। अभी हम चलते हैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट टर्म विच कैरेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो कौन कौन सी हैं इसमें। वाइब्रेशन, सबसे पहले वाइब्रेशन जो है ये क्या है कि इसमें फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये बॉडी जो है वो अगर हम पोजीशन ए की तरफ लेके जाते हैं, अब पोजीशन ए से जब ये पोजीशन ए से हमने इसको नोट करना है, पोजीशन ए से जब हम इसको छोड़ देते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको लेके जाती है मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे इनर्शिया की वजह से ये रुकता नहीं है बल्कि वो दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है बी पॉइंट तक, और वापस बी से जो मीन पोजीशन है उसकी तरफ आता है और वापस चला जाता है ए पोजीशन तक। यानी कि ए पोजीशन से उसने अपनी मोशन जो है वो स्टार्ट की है,
पे पहले गया है वो मीन पोजीशन की तरफ, फिर एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ, और फिर वापस आया है मीन पोजीशन और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन जो ए है उसकी तरफ आ जाता है। तो ए से ओ और ओ से बी, बी से ओ और ओ से ए, ये इसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो जाएगी। यानी कि ए से उसने अपना सफर शुरू किया है और जो है ना मीन पोजीशन से गुजर के एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और उस एक्सट्रीम पोजीशन बी से दोबारा जो है वो आ जाता है ए पोजीशन पे, तो ये उसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन जो है वो हो जाएगी। इसी तरह अगर ये एक मास स्प्रिंग सिस्टम है तो मीन पोजीशन से अगर आपने वो उसको ले जो है डिस्प्लेस किया है एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आप उसको छोड़ देते हैं तो वो चला जाता है बी मीन पोजीशन ओ की तरफ, ओ से फिर बी, और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा वो बी से ओ और ओ से ए। तो ए से स्टार्ट हुआ है और जब दोबारा वो ए तक आता है तो ये उसकी एक कंप्लीट जो है वो वाइब्रेशन हो जाती है, उसको हम वन वाइब्रेशन जो है वो कहते हैं या वन ऑसिलेशन। तो one complete round trip of a vibrating body about its mean position is called one vibration। यानी कि एक मीन पोजीशन पे जब वो एक कंप्लीट ट्रिप कर लेता है, यानी कि ए पोजीशन से स्टार्ट कर लेता है और बी तक पहुंचता है, दोबारा जब वो ए तक आता है तो ये उसकी एक कंप्लीट जो है वो वाइब्रेशन बन जाती है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइनोसाइडल वेव है, तो ये भी मिसाल के तौर पर इसको, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है एक्स एक्सिस वाली, ये इसकी मीन पोजीशन है। ये मीन पोजीशन पे यानी कि पहले ऊपर की तरफ जाती है ये वेव और उसके बाद ये नीचे, तो यानी कि प्लस और माइनस यानी कि दोनों मैक्सिमम, ये जो ऊपर एम्पलीट्यूड आपको नजर आ रहा है वन के बिल्कुल सामने, तो ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है और दरमियान में सेंटर वाली लाइन इसकी मीन पोजीशन है और नीचे वाली जो पोजीशन है वो इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक वेव जो है ना वो स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन जीरो से स्टार्ट होती है और जीरो से लेके एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाती है। उसके बाद फिर ये जो है वो दोबारा मीन पोजीशन से फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक और फिर जो है ना ये मीन पोजीशन पे आ जाती है। ये इसकी एक कंप्लीट एक साइकिल है। तो यानी कि एक कंप्लीट साइकिल जो है वो इसका वन वाइब्रेशन होगा। यानी कि ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा फिर मीन पोजीशन और फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ और फिर ये मीन पोजीशन तक आ जाता है। तो ये जो है इसका एक कंप्लीट साइकिल बनता है, इसको भी हम एक कंप्लीट जो है वो वाइब्रेशन कहेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसकी जो टर्म्स हैं जो हम डिफाइन करेंगे वो क्या हैं, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है ये हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है वो पोजीशन ए से स्टार्ट लेता है। अब पोजीशन ए से आपने टाइम नोट करना है। पोजीशन ए से ये जाता है मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन बी तक और बी से दोबारा ओ मीन पोजीशन और फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन तक आ जाता है। तो इस वक्त जितना टाइम इसने लिया है वो इसका टाइम पीरियड कहलाता है। यानी कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए जो एक वाइब्रेटिंग बॉडी जितना टाइम लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। यानी कि जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट लिया है जब दोबारा वो उस पोजीशन तक आए उस वक्त तक जितना टाइम वो लेता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम वो लेता है वाइब्रेटिंग बॉडी उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि इनवर्सली रिलेटेड हैं ये। जो टाइम है यानी कि एक सेकंड में एक बॉडी जितनी दफा वाइब्रेशन करता है उसको हम वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। मिसाल के तौर पर अगर एक सेकंड में वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1 हर्ट्ज। यानी कि अगर वो पोजीशन ए से स्टार्ट ले लेता है और एक सेकंड में वो जो है वो मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन और दोबारा मीन पोजीशन और फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है एक सेकंड में, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 हर्ट्ज होगी। अगर वो एक सेकंड में 2 राउंड ट्रिप कर लेता है तो ये उसकी होगी
2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकंड में वो दो 3 राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है, यानी कि 3 वाइब्रेशन कर लेता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्ज। और जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम के बिल्कुल रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर टाइम पीरियड को हम 1 पर डिवाइड करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन जाती है। जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी कि अगर वो ज़्यादा टाइम लगाता है एक वाइब्रेशन के लिए तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर उसका टाइम पीरियड कम है, वो कम वक्त में वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। इसको हम आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स मैंने आपको साइनोसाइडल वेव से बताया है कि अगर जो इसका जो साइकिल है वो पूरा, यानी कि मीन पोजीशन से स्टार्ट ले लेता है और दोबारा वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आता है, तो ये उसके पूरा एक कंप्लीट साइकिल बन जाता है। ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो the number of vibrations or cycles of a vibrating body in 1 second is called its frequency. It is reciprocal of time period. इसको हम मजीद आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है जो यूज होता है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जितना फासला वो तय कर लेता है किसी भी इंस्टेंट पे, तो मीन पोजीशन से जितना फासला होता है वो उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यानी कि मीन पोजीशन से वो जितना दूर होता है, तो जो फासला उसने तय किया है वो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि अगर वो मीन पोजीशन ओ से डिस्प्लेस हो जाता है, फॉर एग्जांपल 1 मीटर, तो ये उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगी, 1 मीटर। अब द लेंथ बिटवीन द मीन पोजीशन एंड द पोजीशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम कह सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी कि मीन पोजीशन से जितना वो दूर है, तो वो जो जितना दूर है उसको अगर हम मैयर कर लें कि वो कितने सेंटीमीटर है या मीटर है, तो वो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब नेक्स्ट जो है हम एम्पलीट्यूड को ए से जो है वो डिनोट करते हैं हम। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि मीन पोजीशन से जब वो डिस्प्लेस हो जाता है और ऐसी पोजीशन तक चला जाता है जहां पे वो बिल्कुल रुक जाता है और वापस मीन पोजीशन पे आने लगता है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर ओ से ए तक का जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, या ओ से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ is called amplitude of a vibrating body. The maximum displacement of a vibrating body on either side from its mean position is called its amplitude. यानी कि दोनों में से किसी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो होगा जहां पर जो बॉडी है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो जाता है और जाता है एक्सट्रीम पोजीशन जहां पे वो रुक जाता है, तो वो उसकी मैक्सिमम जो है डिस्प्लेसमेंट होगी, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये हमारा टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी है उसको उसकी रिलेशन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉडी जो है ये बी से स्टार्ट ले लेता है, और ये जो है वो कितना टाइम लेता है वापस आने में, ये इसने 3 सेकंड का वक्त लिया है। तो इसका मतलब है इसका टाइम पीरियड जो है वो 3 सेकंड है। यानी कि उसने बी पोजीशन से ए पोजीशन और ए से दोबारा वो बी पोजीशन तक आने के लिए 3 सेकंड का टाइम लिया है, तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 3 सेकंड है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कैसे मालूम करेंगे, अगर 1 पे हम टाइम पीरियड को डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसका अब ये देखें हम बी पोजीशन से ए तक और ए से दोबारा जो है वो बी तक आता है, तो ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए जितना उसने टाइम लिया है वो इसकी क्या है, ये इसकी है
ये इसका टाइम पीरियड है। यानी कि अब दोबारा इसको देखते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बी से वो स्टार्ट ले लेता है और ए पोजीशन तक, ए से दोबारा जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जो है वो आता है, तो ये उसकी जो है वो ये उसका टाइम पीरियड है। इससे पहले जो है वो उसका टाइम पीरियड कितना था, 3 सेकेंड्स था और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0.33 हर्ट्ज थी। अब इसका टाइम पीरियड कम हो गया है, यानी कि ये जल्दी जो है वो अपना वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, यानी कि 2 सेकंड में ये अपना वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 सेकंड। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कैसे मालूम करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फार्मूला हमारे पास f इज इक्वल टू 1/t होता है, 1 ओवर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड है, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.5 हर्ट्ज है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम हमारे पास अब ये जो बॉडी है ये पोजीशन बी पे है, अब ये कितना टाइम लेता है, इसका टाइम पीरियड हमने और जो है वो कम किया है। तो टाइम पीरियड कम होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है। इससे पहले सबसे पहले की वीडियो में हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी ये 0.33 हर्ट्ज, टाइम पीरियड ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास क्या था कि जो टाइम पीरियड है वो कम हुआ है, 2 सेकंड हुआ है, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, बढ़ गई है, 0.5 हर्ट्ज हो गई है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अब जो है इसका टाइम पीरियड जो है मजीद कम हो गया है। अब जरा देखते हैं ये अपना जो राउंड ट्रिप है ये जल्दी कंप्लीट कर लेता है। यानी कि अब जरा देखें कि ये बी पोजीशन से स्टार्ट ले लेता है और दोबारा बी पोजीशन तक ये 1 सेकंड ले लेता है, 1 सेकंड का टाइम लेता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1 सेकंड। और इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी हम मालूम कर सकते हैं f इज इक्वल टू 1/t वाले फार्मूले से। तो t की जगह पे वैल्यू जो है हम पुट करेंगे 1 सेकंड, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकंड है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो गई है। टाइम पीरियड कम हुआ है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं, अब इसका टाइम पीरियड जो है वो हमने कम कर लिया है, मजीद कम किया है। टाइम पीरियड अब जो है ना इसका 0.5 सेकंड हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज हो गई। कैसे, अब जरा इसको देखें। अब ये जल्दी जो है वो अपना जो वाइब्रेशन है ये कंप्लीट कर लेता है, यानी कि बी पोजीशन से वो स्टार्ट जब लेता है, दोबारा जब वो बी पोजीशन तक आता है तो उसके लिए उसने कितना टाइम लिया है, टोटल 0.5 सेकंड का। तो टाइम पीरियड इसका कम हुआ है, तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है। तो हमने इस फार्मूले से 1/t से इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, तो हमारे पास 2 हर्ट्ज बनती है। नेक्स्ट जो है वो हम अभी देखते हैं, एक एग्जांपल है उसको हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 0.1 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हमारे पास हमने एक टाइम पीरियड फाइंड करना है, अगर एक टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है सिंपल पेंडुलम की, जिसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, जो जिस धागे से हमने उसको लटकाया है उस धागे की जो लंबाई है वो कितनी है, 0.1 मीटर। और ये ऐसी जगह पे रखा गया है जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहां पर हमने इसका जो टाइम पीरियड है वो मालूम करना है। सबसे पहले हमारे पास डाटा क्या है, जो इसकी लेंथ है वो है जो इसकी लेंथ है वो है हमारे पास 1 मीटर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद हमारे पास फार्मूला जो है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फार्मूला हमारे पास है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे एल की और जी की, और पाई की वैल्यू हमें पता है कि जो उसमें डेसिमल में इसकी वैल्यू है 3.14, और जो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाय 7। इसमें हम वैल्यू अगर हम पुट कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 10। 1 मीटर इसकी लेंथ है, और जो 10 जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने पुट की है। तो दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2 को जब हमने 3.14 से मल्टीप्लाई किया है तो 6.28 आया है, और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट जो है, अंडर रूट में हमने फाइंड किया 1/10 का आंसर 0.1 आता है। तो इसका टोटल जो है हमारे पास, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 को आपने अंडर रूट इसका फाइंड करना है, उसके बाद आपने इसको 6.28 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका टाइम पीरियड 1.99 सेकंड आ जाता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी जो है 1/t वाले फार्मूले से हम फाइंड करेंगे 1/1.99 सेकंड, तो हमारे पास 0.50 हर्ट्ज आ जाएगी।